ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स एकेडमी। तो आज जो है बेसिकली हम जैसे मैं आपको अभी एक शॉर्ट वीडियो डाल के बताया था कि मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक ऑलरेडी लिख लिया आपको समझाने के लिए। जैसे हमारे पास ऐसे मैं अभी इस कोशिश करूँगा इस वीडियो में 10 टॉपिक्स कवर करने की। छोटी सी वीडियो बनाएंगे ऐसी हम, फिर एक बार नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 10 क्वेश्चंस की, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ऐसे हमारे पास टोटल बना के 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे आपको, फटाफट स्टार्ट करते हैं। एग्जाम आने वाले हैं वैसे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मान लो मेरे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैं एक ऐसा अलग से पॉइंट ले लेता हूँ पेज यहाँ पर समझाने के लिए। नहीं, चलिए चलिए यहीं पे समझ लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये डाइपोल है, दिख रहा है आपको, है ना। ये डाइपोल है, इस डायपोल का ये नेगेटिव वाला हिस्सा है, पॉजिटिव वाला हिस्सा है। इस प्लस वाले की वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस नेगेटिव वाले से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। माइनस का है, हमने दिखा रखा ई माइनस क्यू, और ये आपका ई प्लस क्यू है। और डायपोल के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। इसके बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से, मतलब ओ पॉइंट से बीच के पी पॉइंट तक की, ये हमारा पी पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आर है। जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो हम पहले ई नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे पी वेक्टर। तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है। तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, टूवर्ड लेफ्ट। तो माइनस क्या है, आपका काम कर रहा है लेफ्ट की तरफ, है ना, इधर की तरफ। ई प्लस क्यू है वो आउटवर्ड है, पता है आपको पहले से, राइट की तरफ है। तो यहाँ पे प्लस का क्यू आ गया, ठीक है। क्यू अपॉन 4 पाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ गया टूवर्ड्स राइट। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि वेक्टर आर आसानी से जुड़ जाते हैं। तो ई एक्सेल क्या आएगा आपका, ई प्लस क्यू, और यहाँ वेक्टर और प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर। अगर आपको रिफ्रेशर बुक जाके देखो तो रिफ्रेशर बुक में आपको कर रखा है वो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, पर यहाँ पे कर रहे हैं हम यहाँ पे वेक्टर के टर्म्स में, ठीक है बच्चों। तो कोई खास दिक्कत नहीं है, बड़ा मजा आएगा करने में इसको। तो ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्यू अपॉन 4% कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1/r-a की वैल्यू आ गई, ऊपर लिखी हुई हमने दोनों वैल्यू। आर माइनस ए का स्क्वायर हो गया, माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर हो गया, और पी वेक्टर हमारा ये जो कैप है बाहर है। तो क्यू अपॉन 4% हो गया। यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट खोल दिया, हमने पहले कर रखी है काफ़ी बार। तो ये मतलब आर का माइनस इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे आर प्लस ए का होल, ये आर से आर कटेगा, प्लस वाला माइनस, मतलब माइनस वाला प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, फिर ये माइनस वाला यहाँ आ जाएगा, पूरा खोलेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इसका स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 AR। तो हमें पता है ये एक्चुअल क्या होगा, 1/4 2 पी आर हो गया, ठीक है। और इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे 2 QA क्या होता है, पी होता है ना भाई। पी क्या होता है आपका, क्यू इंटू 2A। तो एक 2 तो हमारे यहाँ पर आ गया, एक 2 यहाँ बाहर रह गया, ठीक है। और बाकी हमने लिख दिया यहाँ पर डायपोल मोमेंट ये रहा। तो अगर आर बहुत बड़ा है ए के मुकाबले, तो ये हमने इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो ई एक्सेल कितना जाएगा, 1/4 2 पी/r क्यू, और यहाँ पे पी वेक्टर आ गया। तो एक आपका टूवर्ड राइट, ठीक है बच्चों। चलिए ऐसे कर लेंगे जल्दी जल्दी से, 10 आपके टॉपिक हैं। अगर सब में 2-3 मिनट लाएंगे तो आपका हाफ एन आवर में ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, किस स्लेब पे है हमारा, ये एक्सेल इक्वेटोरियल पर है। पहले हमने निकाला था एक्सेल पर, अब हम निकालेंगे इस पर इक्वेटोरियल लाइन पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान भी है। ये डायपोल का माइनस वाला हिस्सा है, ये डायपोल का प्लस वाला हिस्सा है, ठीक है बच्चों। और ये अगर देखो, इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, माइनस ये यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है और ये इधर की तरफ है, इस पी वाले से बाहर की तरफ होगा ई प्लस क्यू। अब इनका जो नेट होगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल होगा सिमेट्री से, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। फिर हम इसे करेंगे कॉम्पोनेंट, क्या करेंगे इसके कॉम्पोनेंट ऐसे। इधर देखो, अगर ये आपका ई प्लस क्यू है तो दो कंपोनेंट होंगे, ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। इधर अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये वाला फिर से बन जाएगा ई प्लस, ये हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ई माइनस साइन थीटा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल आउट, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमने देखा ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई/r² प्लस स्क्वायर पी वेक्टर है, और ई प्लस क्यू क्या है, ये क्यू अपॉन 4 पाई/r प्लस स्क्वायर पी वेक्टर है। अब हमने देखा तो इनका रिजल्टेंट आएगा, दोनों यहाँ पे एडअप हो रहे हैं, ठीक है। तो ई एक्सेल क्या, ई इक्वेटोरियल क्या आएगा आपका, है ना, ई इक्वेटोरियल, वो माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू कॉस थीटा दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो माइनस का बाहर आ गया और 2 E क्यू कॉस थीटा आ गया ना, चाहे माइनस को चाहे प्लस रख लो, बी आ गया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसीलिए।
तो माइनस का 2 1/4 2 क्यू आर इसका प्लस इसका 3/2 पी वेक्टर। अब हमने इक्वल में क्या लिख दिया आपका वेक्टर फॉर्म में ये आ गया, क्योंकि 2 क्या होता है पी होता है। तो इफ़ द पी पॉइंट पी इज लोकेटेड फार अवे, अगर बहुत दूर हो जाएगा तो हम मान लेंगे आर जो है बहुत बड़ा ए से, तो क्योंकि हमने वो कंडीशन पहले भी यूज़ करी हुई है नेगेटिव वाली, तो वहाँ से क्या हो जाएगा ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं आपके टॉपिक नंबर 3 पर, गॉस लॉ। ये तो आपका समझ लो बहुत ही आसान है और बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम बेसिकली आपको ये बताती है कि जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स का मतलब टोटल फील्ड लाइंस कितनी पास करनी किसी भी एरिया को थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 मतलब परमिटिविटी होगी फ्री स्पेस की, टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज वो रखता है अंदर, वो डिपेंड करेगा किस पे आपके, मतलब उसको फाई होगा आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होंगी वो किस पे डिपेंड करेगी आपकी 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। लिखिए मैथमेटिकली, तो फाई क्या होगा यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल लगा दिया, यहाँ पे ई डी एस आ गया, ये बन गया Q/ε। ये हमारी गॉस थ्योरम है, इसको प्रूफ कर रहे हैं आप यहाँ पे ना। बच्चों दिख रहा है आराम से, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही? वजह चेक कर लूँ मैं वीडियो को, हाँ अच्छा दिख रहा है। चलिए, तो सपोज द सरफेस एस इज स्फेयर, हमने मान लिया सिमेट्री में देखी थी हमने कि अगर कोई प्लस का क्यू चार्ज है तो उसके पास में जो सर्फ बनेगा आपका फील्ड वो हमेशा सिमेट्रिकली स्फेयरली बनता है। तो मान लिया हमने यही कि स्फेयर है, इसका रेडियस आर है, सब सरफेस एस इज द गॉसियन सरफेस, हमने मान लिया ये आपका गॉसियन सरफेस है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस सरफेस पर, तो हमने ई हमें पहले से पता है क्या होता है 1/4πε/Q/r²। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज के लिए फ्लक्स निकालें थ्रू एरिया डी एस, इस छोटे से एलिमेंट के लिए, इस छोटे से एलिमेंट डी एस के लिए अगर हम एरिया निकालें तो डी फाई ई क्या आएगा, ई डॉट डी एस आ गया। टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डी फाई ई क्या आएगा आपका, ये क्लोज इंटीग्रल ई और डी फाई ई। ठीक है, ई बाहर आ गया, सिर्फ डी एस रह गया अंदर, क्लोज इंटीग्रल क्या यहाँ पे, तो ई क्या आएगा ई इंटू टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। तो हमने इसको एरिया को एस मान लिया, एस में पता है स्फीयर क्या होता है 4πr², 4π से 4π कट गया, तो हमारे पास में आपका ये बच्चों प्रूफ भी हो गया। नहीं बहुत आसान सा था वैसे, नहीं? चलिए अब इसकी एप्लीकेशन है, ये तो आप 100% लिखवा लो, ये आपको ज़रूर एग्जाम में दिखाई देगी, इतना मुझे ऐसा मुझे लगता है कि काफ़ी आसान भी है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इसे मैंने स्टार लगा दिया, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करते हैं इसको ध्यान से। ठीक है, वैसे ही खोल लेते हैं, ये कुछ दिक्कत कर रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखो, हमने देखो फील्ड ड्यू टू द इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर, एक हमने बहुत लंबा सा वायर मान लिया, इनफाइनेटली लंबा वायर है, उसके चार्ज कितना है हमने ये मान लिया, इसका चार्ज फैला हुआ है पूरे पर। ठीक है, तो कंसिडर ए थिन इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, एक पतला सा वायर मान लिया जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है आपकी, लैम्डा, ये चार्ज पूरा फैला हुआ कितना, लैम्डा पे। बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी रेडियली आउटवर्ड। अब सिमेट्री ये कहते हैं कि फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियस के से बाहर की तरफ होगा, मतलब है ना, मैग्नीट्यूड इज सेम, और उसका मैग्नीट्यूड पूरी तरफ सेम होगा। तो अब हमें चेक करना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम मान लें छोटा सा कोई एक गॉसियन सरफेस, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपको हमेशा गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है पहले, जब भी आप गॉस थ्रो को अप्लाई करोगे। रेडियस आर है, लेंथ आपके, तो डी फाई ई क्या आ गया आपका, ई डॉट डी एस आ गया, ई डी एस 1 और ई डी एस 2, देखो यहाँ पे दिखा रखा हमने, यहाँ पे ये डी एस 3 है, ये डी एस 2 है, ये डी एस 1 है। तो डी एस 3 और डी एस 2 जो है वो एंगल 90 फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, या ये 270 फॉर्म कर रहा है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ना कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला पार्ट तो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। सिर्फ कंट्रीब्यूट कौन सा पार्ट करेगा आपका, जैसे ये आपकी ये पेन है, इस पेन का तो ये वाला हिस्सा है ना घूमने वाला, ये पूरा। ठीक है, तो ई डी एस कॉस थीटा आ गया, यहाँ पे ये जीरो होगा दोनों, तो ई बाहर आ गया, डी एस हमने कर दिया, डी एस क्या है इसका 2πr, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों 2πr, तो बन गया ई 2πr, और फिर हमने ई निकाला तो 1/2π, और ये आगा आपका क्यू, हमने पहले बताया था आपको लेमडा क्या होता है आपका Q/L, तो Q/L क्या बन जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा 2ε इंटू आर आ गई, ये आ गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। बच्चों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ना ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट लाइन चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। देखिए ध्यान से, तो ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर की, है ना, लीनियरली डिपेंड कर रहा है, मतलब तो ग्राफ भी बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा घट जाएगा एक साथ, है ना। चलिए
इसकी दूसरी एप्लीकेशन है, इसको देखते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन आपका अप्लाई गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली थिन शीट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक प्लेन शीट हमने यहाँ पे मान ली, और चार्ज विद यूनिफॉर्म सरफेस है ना, डेंसिटी सिग्मा है। वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पर, एट द पॉइंट पी। कहीं पर कोई पॉइंट पी मान रखा है, इस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ध्यान रखेंगे गॉसियन सरफेस मानेंगे बाय सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट आउटवर्ड। देखें तो इधर से इधर भी, इधर भी तक आउटवर्ड जा रहा है ना, ये देखा है, ये आउटवर्ड है, ये भी कैसा आपका आउटवर्ड है। वी चूज द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इसकी सिमेट्री को देख के हमने इसमें गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ए है, और लेंथ कितनी इसकी, इधर से आर, इधर से आर, तो कितनी होगी, 2r होगी। ठीक है। अब देखो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, द फ्लक्स थ्रू द प्लेन एंड ऑफ द फेस ऑफ द सिलेंडर। फाई क्या होगा, इधर वाला एरिया होगा ई इंटू ए, इधर वाला एरिया होगा आपका ई इंटू ए, तो टोटल आएगा आपका 2EA आ गया। फाई की वैल्यू टोटल फ्लक्स जो जाएगा वो जाएगा आपका 2EA, है ना। तो चार्ज इंक्लोज होगा आपका क्यू सिग्मा इंटू ए, क्योंकि पता है चार्ज फैला हुआ सिग्मा सरफेस पर, तो क्वेश्चन सरफेस अप्लाई कर दिया। फाई क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो 2EA क्या होगा, सिग्मा ए अपन एप्सिलॉन नॉट, तो ए से कट गया, तो ये क्या गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बच्चों ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, है। ठीक है, इस पॉइंट को देख लें। यहाँ पे इनके जो कंक्लूजन है, इफ़ द शीट इज़ पॉजिटिव, अगर शीट आपकी पॉजिटिव होगी तो सिग्मा की वैल्यू मतलब 0 से बड़ी है, द फील्ड इज डायरेक्टेड आउट अवे फ्रॉम इट, तो जो फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। नेगेटिव द फील्ड अंदर की तरफ होगा, टुवर्ड इट। ठीक है बच्चों, बताइए ये दिक्कत। काफ़ी स्पीड से कर रहे हैं हम, तो अब आपको वीडियो को पॉज करके आराम से टॉपिक को लिखना, पढ़ना और फिर आगे बढ़ना, नहीं। फिर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये क्या हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जैसे आपको नाम सब चल रहा है कि अभी जो हमारा पीछे टॉपिक हमने कवर किया था प्लेन शीट वाला, अगर दो प्लेन शीट रख दी जाएँ, दो प्लेन शीट यहाँ पे रख दी जाएँ, तो इधर की तरफ भी फील्ड आपका 0 होगा अगर दोनों की सरफेस या डेंसिटी डिफरेंट है, तो इधर भी 0 और इधर भी 0, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में लाई करेगा। यही कॉन्सेप्ट है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इट कंसिस्ट ऑफ ए टू चार्ज प्लेन कंडक्टिंग प्लेट सेपरेट बाय दिस स्मॉल डिस्टेंस, है ना, आर इनके बीच की, डी इनके बीच की डिस्टेंस रखी है हमें यहाँ पे। द आउटर रीजन अबव द, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा, तो इनर में जो फील्ड होगा आपका ई आएगा सिग्मा, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन दोनों कर दें, 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालें हम यहाँ पे, तो वी हमारा होता है ई इंटू डी, है ना, हमने पहले से ये रिलेशन निकाला हुआ है, वी इक्वल ई इंटू डी, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना इस चीज़ को भी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन जो है। तो ये ई की वैल्यू हमने निकाली है अभी यहाँ पे सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई की वैल्यू भी निकाली पिछले टॉपिक में भी, या अभी भी हमने ऊपर भी निकाली यहाँ पे ये रही। तो सी क्या होता है, क्यू अपॉन वी, है ना, तो क्यू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन डी अपॉन एप्सिलॉन आ गया यहाँ पे, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन ये सिग्मा सिग्मा कट गया, अब हमारे पास क्या रहेगा आपका, एप्सिलॉन ऊपर आ गया, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन दी, अब देखें यहाँ पे, तो सी डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली मतलब ए के है, यानी एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली डी पर, डी जितनी बीच में गैप कम होगा फील्ड उतना ही बढ़ेगा, और डिपेंड कर रहा है उसकी परमिटिविटी पर ही। ठीक है, परमिटिविटी फ्री स्पेस पे भी डिपेंड करेगा यहाँ पे। चलिए, ये बहुत अच्छा है टॉपिक आपका, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो डायग्राम को समझ लो पहले, क्योंकि डायग्राम को समझना ही मेन है। डायग्राम में दिखा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है, बैटरी का एक पॉजिटिव हिस्सा नेगेटिव हिस्सा है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही भाग रहे हैं, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भाग रहे हैं, करंट यहाँ पर आ रही है, इसकी लेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट है ना। तो सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड, हमने वी बैटरी लगा रखी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, कंडक्टिंग लेंथ एल एंड द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। लेट एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ई क्या चेंज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं लेंथ एल में पूरे वॉल्यूम के लिए, तो क्या आएगा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो एन ए एल, ये क्या है वॉल्यूम है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका चार्ज ई है, तो एन ई ए एल आ जाएगा। अब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर द कंडक्टर इज द राइट एंड, राइट एंड से एंटर कर रहे हैं, पास कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या आपकी एल है, वी डी वो आपकी वेलोसिटी क्या है वी डी है, आ जाएगा क्यू अपॉन टी, तो एन ई ए एल और एल अपॉन वी डी, तो एल से कट गया, वी डी पहुँचे ऊपर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको एग्जाम के लिए 3 नंबर का तैयार हो गया है ना,
ऐसे स्टार लगा दिया मैंने यहाँ पे। चलिए बच्चों समझ आ रहा है। चलो तो अब ये करंट डेंसिटी आ गई, जे होती है आई अपॉन ए, तो आई से आई कट जा ए से कट जाएगा, एन ई वी डी आ गया, तो जे क्या आ गया आपका ई एन वी डी। ठीक है तो समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट है डिडक्शन। इसी से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, डुस वाले टॉपिक से इसको मिला के ही हम रिड्यूस कर रहे हैं ओम्स लॉ को, है ना। तो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, कंडक्टर में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में V की वैल्यू, वी डी की वैल्यू क्या होती है इसके टर्म्स में, ई वी टो अपॉन एम, है ना। ई टो अपॉन एम निकाल रखी है पहले से, स्टार्टिंग में जब निकाली थी वहाँ पर। और यहाँ पे ई की वैल्यू क्या वी अपॉन एल होती है, तो ई वी टो अपॉन एम एल आ गया। तो आई होता है हमारा एन ई ए वी डी, तो एन ई ए वी डी की वैल्यू आ रही ई वी टो अपॉन एम एल। ठीक है, तो वी अपॉन आई एक तरफ कर लिया तो क्या आ गया एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टो। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखना इसको, तो आपको समझ आ जाएगा। वी अपॉन आई क्या आपका आर है ओम्स लॉ, तो इससे वेरीफाई होगा। आर की वैल्यू क्या आ गई एम ई स्क्वायर टो एल अपॉन ए आ गया। दिस प्रूव द लॉ ऑफ, है ना, ओम्स लॉ प्रूव कर दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, यानी आर कॉन्स्टेंट हमें बात पता चल रही है, उसका मास, लेंथ, नंबर इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, लिसन टाइम, एरिया, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर मैं आर इधर कंपेयर करूँ, रो एल अपॉन ए हमने पढ़ रखा है 9th 10th क्लास में भी, एल अपॉन ए को अलग करो तो रो की वैल्यू क्या आ गई एम एन स्क्वायर ए टॉफ। तो ये क्या इंडिपेंडेंट है इसकी नेचर पे, ना लेंथ पे डिपेंड कर रही है ना ही एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है बच्चों, मज़ा आ रहा है। चलिए कोशिश मेरी यही है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर। नहीं, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ। चलो बच्चों, अब एक और एक्सप्रेशन आ गया, एक और टॉपिक है, थोड़ा टॉपिक अलग आ गया हमारे पास में। एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आपके पास दो सेल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने वीडियो में लिखा हुआ है यहाँ पर। ए और यहाँ पर बीच में कहीं पे बी है, ये B1 B2 है और ये C है ना। ये B1, ये B2 और ये C। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर मैंने इन सबको मान के ये वाला इक्विवेलेंट हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल हम पहले निकालें किसके लिए, B1 और B2 के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो ये आ जाएगा E1 माइनस आई R1 क्योंकि I1 R1 पता है, करंट भी बदल रही होगी यहाँ पे। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी E1 माइनस वी अपॉन R1। तो वोल्टेज सेम रहते हैं पैरेलल में, आपको पता है पहले से ही। ठीक है, फिर आपका द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स E2 अब आपका होगा B1 माइनस V2। अगर मतलब एक बार इसको लिख के देखें और इसको लिख के देखें, तो E2 माइनस I2 R2। तो इससे I2 की वैल्यू क्या आ गई E2 माइनस वी अपॉन R2 आ गई। और हमने किरचॉफ लॉ पढ़ रखा है यहाँ पर, तो आई क्या I1 प्लस I2 हो जाएगी E1 माइनस वी अपॉन R1 E2 माइनस वी अपॉन R2। वैसे पढ़ा नहीं था उस समय तक जब ये टॉपिक चल रहा होगा आपका, लेकिन अभी तो फिलहाल पढ़ लिया। E1 अपन R1 एक तरफ, E2 अपन R2 एक तरफ, और V कॉमन ले लिया, अपन अपन R1 प्लस R2 कर दिया। तो फिर V की वैल्यू निकाली, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गए, तो V R1 R2 प्लस R1 R2 आ गया। ये आ गया आपका क्या यहाँ पे E1 एल्सियम ले लिया E1 R2 और E2 R1 अपन R2, ये माइनस आई आ गया। तो इसको चेंज कर दिया, V यहाँ पे कर लिया, V की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे क्रॉस करके R2 से R2 कट गया, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपन R1 प्लस R2। अब हमें तो कंपेयर करना है इस वाले फॉर्मूले से, V इक्विवेलेंट माइनस आई इक्विवेलेंट से। यहाँ से हम देखें तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपन R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया R1 R2 अपन R1 प्लस R2, है ना। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं हम इस तरीके से, थोड़ा सा अलग देखने में लग रहा होगा, लेकिन हम इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे ई इक्विवेलेंट क्या आएगा E1 अपन R1 और E2 अपन R2, और आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1 अपन R1 प्लस R2। इस तरीके हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बच्चों आ गया। ठीक है, एक टॉपिक को करा रहा हूँ यहाँ पे, 10 टॉपिक हो गए आपके इस वीडियो के लिए, है ना। थोड़ा सा 10th वालों के भी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी कुछ हम कंटेंट तैयार करेंगे, तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो के लिए हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चों, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ अ रेजिस्टेंस आउट ऑफ विच 3 रेजिस्टेंस आर गिवन। हमें 3 तो पता होते हैं पहले से ही, और हमें एक का पता नहीं होता, उसको हम किरचॉफ लॉ लगा के भी उसको निकाल लेते हैं ना। ठीक है, तो दिख रहा है हमें साफ साफ, थोड़ी वीडियो में दिक्कत आ रही थी तो मैंने इसलिए ऐसा कर दिया। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये सेटअप है इसका। यहाँ पर हमने P एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जो हमें पता है पहले से ही,
आर हमने यहाँ लगा रखा है, ये भी हमें पता है, और ये भी हमें पता है, क्यू भी, सिर्फ हमें एस नहीं पता, एस हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क के। ठीक है, तो हमने किरचॉफ लॉ लगा दिया यहाँ पे लूप ए बी डी ए में, है ना। तो मान लो ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये डी है, ये ए आ गया। ठीक है, तो I1P माइनस ये मतलब प्लस आ गया I1G माइनस I2R। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि हमने बैलेंस मान रखा है पहले से ही। तो क्या आ गया I1P इज इक्वल टू I2R आ गया। ठीक है बच्चों, इधर आते हैं इस वाले लूप में। इसको मान लो हमने ABC मान रखा होगा, तो ABCD है, तो BCD B में, तो BCD B में क्या आएगा I1 माइनस IG, किरचॉफ का वही जंक्शन वाला रूल है, करंट आ रही है जा रही है, तो I1 माइनस IG Q माइनस I2 प्लस IG S माइनस I1 IG 0। बैलेंस कंडीशन में क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Q I1 माइनस IQ मतलब IG माइनस I2 S आ गया, IG हट जाएगा यहाँ से, तो I1 Q क्या आएगा I2 S आ गया। तो हमने डिवाइड कर दिया हमारे पास में बहुत आसानी से। ये आपका 10 टॉपिक बच्चों तैयार हो गए हैं। बाकी 10 और मैं तैयार करता हूँ अभी थोड़ी बहुत देर में, फिर मैं आपको उसकी वीडियो भी सेंड करता हूँ। ठीक है बच्चों, इन्जॉय करते रहो पढ़ाई को, मज़े से पढ़ो आराम से। फिजिक्स कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आप आराम से पढ़ो उसको, आप इन्जॉय करोगे। ठीक है, और बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।